आज अपन पढ़ेंगे एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। केवल इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो अपने को पता होना चाहिए केंद्रीय सैनिक आयोग कहाँ है। तो सबसे पहले ये कि केंद्रीय सैनिक आयोग चीन के शासन व्यवस्था में अपने को देखने को मिलता है। फिर अपने को लिखना है कि केंद्रीय सैनिक आयोग कैसे, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी शक्तियाँ क्या हैं और इसकी पोजीशन क्या है चाइना के अंदर। तो अपन देखते हैं कि नए संविधान के अनुच्छेद 93 में केंद्रीय सैनिक आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है देश की सेना का नियंत्रण और निर्देशन, यानी देश की सेना है, उसके हथियार हैं और जो उसके और भी मिसाइल या फिर अणुबम या जो भी हैं उनका व्यवस्था, उनका कैसे यूज़ किया जाना है, सब केंद्रीय सैनिक आयोग के प्रबंधन में ये कार्य होता है। इसके गठन की बात करें तो इस आयोग का गठन सभापति, उपसभापति तथा अन्य सदस्यों से मिलकर होगा। यानी एक सभापति होगा, उपसभापति भी होगा और कुछ अन्य सदस्य होंगे। संख्या अब इनकी निश्चित ऐसे नहीं बताई गई है। तो कार्यप्रणाली के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी, जो इसका अध्यक्ष भी कहलाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो अपन बताएंगे कि केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष सामान्यतया राष्ट्रपति को, चाइना के राष्ट्रपति को ही बनाया जाने लग गया है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष तक के लिए सारे सब चयन किए जाते हैं इनका। तो आयोग का सभापति है। इसके निर्वाचन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के होती है। और जब ये इनका निर्वाचन करते हैं तो उसके उत्तरदायित्व भी इनके प्रति ही होता है। यानी वो कोई भी जो भी कार्य करता है उसके सही या गलत होने के लिए वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आगे देखेंगे केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यानी सेना का सर्वोच्च कमांडर जो नॉर्मली राष्ट्रपति को माना जाता है, तो वहाँ भी राष्ट्रपति को ही बनाने की परंपरा चल पड़ी है। और तो सैनिक आयोग के नियंत्रण में इनकी पूरी सेना होती है। 20 लाख शक्तिशाली व्यक्तियों की सेना है, शक्तिशाली सेना है, जिसमें सब विश्व की सबसे बड़ी सेना भी मानी जाती है। इसके अलावा आणविक शस्त्रों पर भी सैनिक आयोग को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी आणविक शस्त्रों का प्रयोग कैसे किया जाना है उसकी नीति भी सारी सैनिक आयोग द्वारा ही बनाई जाती है। व्यवहार में ये देखा जाता है कि सैन्य आयोग का अध्यक्ष अपनी स्थिति के आधार पर कि इतनी सेना का वह सैन्य कमांडर है तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है। और कई बार जैसे जो विकासशील देशों में, एशियाई देशों में देखने को मिलता है कि सेना के जो कमांडर हैं उन्होंने राजनीति को प्रभावित किया, जैसे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। तो वैसे ही संभावना बनती है कि इतनी बड़ी सेना के अध्यक्ष के द्वारा इस सेना की ताकत के बल पे राजनीति को प्रभावित या राजनीति को कब्जे में लिया जा सकता है। यानी एक तरीके से ये सेना साम्यवादी दल से अधिक शक्तिशाली बन सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक नई परंपरा चीन में देखने को मिलती है कि 2-3 महत्वपूर्ण पद होते हैं चीन के अंदर। यानी साम्यवादी दल का नेता जो एक दलीय पद्धति होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा दल के जिसको महासचिव भी कहा जाता है। इसके अलावा फिर जो सैन्य आयोग का अध्यक्ष है, सेना का अध्यक्ष होने, कमांडर होने की वजह से शक्तिशाली माना जाता है। और तीसरा राष्ट्रपति का स्वयं का पद। तो तीनों ही पद बराबर के शक्तिशाली माने जा सकते हैं अपने अपने रूप में। तो परंपरा ये पड़ गई है कि तीनों पर एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता है। यानी जो एक राष्ट्रपति बनता है, जो जन कांग्रेस द्वारा चुना जाता है, उसी को जन कांग्रेस सैनिक आयोग का अध्यक्ष ही बना देती है। और नॉर्मली राष्ट्रपति पद पे उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो साम्यवादी दल का महासचिव होता है। तो इस तरीके से तीनों ही जो महत्वपूर्ण पदों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उससे बचने के लिए एक नया तरीका चीन के अंदर ढूंढ लिया गया है। तो क्वेश्चन अगर आए केंद्रीय सैनिक आयोग कहाँ पे है, चीन में है। और उसका अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान में राष्ट्रपति होता है। और उसका निर्वाचन किसके द्वारा, जनवादी कांग्रेस के द्वारा होता है। वो उसके प्रति ये उत्तरदायी होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्य में चीन की सेना पर नियंत्रण और आणविक शस्त्रों पर भी पूर्ण जिम्मेदारी और अधिकार इसको ही प्राप्त होते हैं।